दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शुभम अड्डा एकेडमी में। दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके लिए मैथ की क्लास। ये मैथ की हमारी दूसरी क्लास है। मैथ की हमारी एक सीरीज शुरू हुई है, ठीक है, जिसका नाम है क्या, शून्य से देखो सीखो गणित। क्या है? शून्य से देखो सीखो गणित। इसका मतलब कि अगर आपको मैथ बिल्कुल नहीं आता है, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये क्लास रामबाण होने वाली है। ठीक है, यहाँ बहुत बेसिक लेवल से आपको मैथ सिखाया जाएगा। तो ये हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने ये बताया था अगर आपको अपनी स्पीड को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है, उनमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक आपको पहाड़े याद करने पड़े, क्या है वर्ग, क्या घन, उनकी क्यों ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल के द्वारा हमने उसको बताया भी था। ठीक है, तो वो चीज़ जाके आप वहाँ देख लीजिएगा। एक चीज़ और, वहाँ पे हमने घनमूल और वर्गमूल, सॉरी, घन और वर्ग, इन दोनों को जो हमने बताया था उसको हमने पूरा बताया नहीं है कि मतलब जब हमने बताया कि आपको एक से लेकर 30 तक के वर्ग याद करने हैं, तो ये 1 से 30 तक के वर्ग आप नेट पे डालिएगा तो नेट पे आपको मिल जाएगा। नहीं तो 1 का गुणा 1 बार कर लीजिए, 2 का गुणा 2 बार कर लीजिए, 3 का गुणा 2 बार कर लीजिए, 4 का गुणा 2 बार कर लीजिए, ऐसे करके आप गुणा करके भी सारे के वर्ग और घन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा और उसको कर लीजिएगा। इस तरीके से आपका कैलकुलेशन भी फास्ट होगा और आपको वर्ग और घन भी याद हो जाएंगे। यहाँ पे हम बताएंगे आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, उसके साथ साथ सह अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इन संख्याओं के बारे में हम जानेंगे। आप कहेंगे सर इसका क्या काम है? देखो, इसका काम ये होता है कि अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन में ये पूछा जाता है प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत बताइए। आपको सम संख्या पता ही नहीं है तो आप औसत कहाँ से बताएंगे? पूछ लेगा प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। आपको प्राकृतिक संख्या ही नहीं पता है तो आप औसत कहाँ से बताएंगे? इसके लिए आपको इन सब संख्याओं के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है। ठीक है, एकदम बेसिक लेवल से लेके चल रहे हैं, ये हमारी दूसरी क्लास है, पहली क्लास आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? देखिए, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटिव। देखो, इन्फिनिटिव मतलब अनंत। इसका मतलब क्या होता है? अनंत। 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट अनंत। इसका मतलब क्या होता है? जो हम गिनती पढ़ते हैं 1 2, बचपन में 1 का 1 के 1 2, क्या 1 2 3 4 5 6 7 8, जो बचपन में हम लोग पढ़ते थे, वही गिनती ही हमारी प्राकृतिक संख्या है। वही गिनती ही क्या हमारी है? प्राकृतिक संख्या। 1 2 3 4 5 6 7, ये गिनती जो होती है यही हमारी क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। कहने का मतलब है एक से लेकर के अनंत तक की संख्या है। देखिए, अगर कोई आपसे पूछ ले प्राकृतिक संख्या क्या है, तो एक से लेकर के अनंत तक की संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक, एक से लेकर के अनंत तक संख्या, ये सारी की सारी गिनतियां हमारी क्या है? प्राकृतिक संख्या है। जो एक से लेकर कहाँ तक है? अनंत तक, इसका कोई और छोर नहीं है। तो प्राकृतिक संख्या आपको समझ में आया। दूसरा हम चलते हैं, क्या है? पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होती है? देखिए, ये जो हमारी प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या हमारी क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, डॉट 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 अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। जब हम देखो सुनिएगा, जब हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। देखिए, यहाँ हमने एक लिख दिया जीरो। अब क्या हो गया? 0 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक, मतलब जीरो से लेकर के अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। अगर आपसे पूछे प्राकृतिक संख्या क्या है, तो 1 से लेकर अनंत तक की संख्या प्राकृतिक संख्या, और जब हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं तो वो हो जाती है पूर्ण संख्या। क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या। क्या? जैसे 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट अनंत तक, इसका मतलब जीरो से लेकर अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। चलिए अगला देखते हैं, पूर्णांक संख्या क्या है। पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या होता है क्या, थोड़ा ध्यान से देखना है। ठीक है, ये हो गया हमारा माइनस का, ये होगा इन्फिनिटिव अनंत, और यहाँ हमने लिख दिया है, ठीक है, डॉट 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 5 4 3। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, -5 -4 -3 -2 और -1। ठीक है, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 डॉट 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 अंतर। ठीक है, ध्यान से देखना इसे। ठीक है, यहाँ पूछा पूर्णांक संख्या, क्वेश्चन यहाँ से पूछता है पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन 1 नंबर का आ जाएगा तो आप गलत करके चले आएंगे। देखिए, पूर्णांक संख्या क्या होता है?
माइनस इन्फिनिटी है, फिर -5 -6 -3 -2, फिर -1 0 1 2 3 4 5 6 7, फिर डॉट डॉट, फिर अनंत तक। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना। ऋणात्मक अनंत से लेकर के ऋणात्मक अनंत से लेकर धनात्मक अनंत तक की संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ध्यान से, ऋणात्मक अनंत से लेकर के धनात्मक अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इसका मतलब देखो, माइनस इन्फिनिटी है, फिर -5 4 3, इसके पहले -6, इसके पहले -7, फिर -8, फिर -9, इस तरीके से इधर बढ़ेगा। इस तरीके से माइनस इधर बढ़ेगा, इस तरीके से प्लस इधर बढ़ेगा। इसका मतलब माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत, इसका मतलब क्या है, माइनस अनंत से लेकर के ऋणात्मक अनंत से लेकर धनात्मक अनंत तक की संख्याएं हमारी क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो ये तीनों चीजें समझ में, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। अब हम अगला चलते हैं सम संख्या। सम संख्या विषम संख्या बचपन से ही लोग याद करते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इसको सभी जानते हैं। तो सम संख्या क्या होती है, देखिए 2 4 6 8 10, ये भी इनफिनिटी। इसका मतलब क्या है कि वे संख्याएं जो 2 से कट जाए। एक छोटा सा एग्जांपल, जो बचपन, एक छोटी सी परिभाषा जो बचपन से पढ़ते हैं, वे संख्याएं जो 2 से कट जाएं वो क्या होती हैं, वो सारी की सारी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। वे क्यों 2 से क्यों कहा है, वो ऐसा क्यों नहीं कहते वे संख्या जो 4 से कट जाए सम संख्याएं होती है, क्योंकि 2 जो होता है 2 सबसे छोटी सम संख्याएं होती है। देखिए, हमेशा आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि वो संख्याएं जो 2 से पूरी तरीके से क्या हो जाए, कट जाए, वो सम संख्याएं होती है। ऐसा क्यों नहीं बोला जाए 4 से पूरी तरीके से कट जाए वो सम संख्याएं होती है, क्योंकि 2 यहाँ पे सबसे छोटी सम संख्या होती है, इससे छोटी सम संख्या कोई होती नहीं है। इसलिए बोला जाता है कि वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरीके से कट जाए। 2 से जो छोटा है वो तो सबको काटेगा, क्या 4 2 को काट पाएगा, नहीं काट पाएगा। 4 जो होता है वो 2 को नहीं काट पाएगा, ठीक है, लेकिन 2 4 को काट देगा। इसका मतलब क्या है कि सबसे छोटी सम संख्या 2 है। तो वे संख्याएं जो 2 को, मतलब वे संख्या जिसे 2 काट दे, वे संख्या सम संख्याएं कहलाती है। इसका मतलब क्या है कि ये भी अनंत तक होती हैं। तो 2 4 6 8 10 डॉट डॉट अनंत तक ये सारी की सारी संख्याएं कैसी होती हैं, सम संख्याएं होती हैं, ठीक है। 2 से लेकर 2 4 6 8 10 डॉट डॉट अनंत, ये हमारी सम संख्या है। अब देखो विषम संख्या 3 5 7, 7 के बाद 9 9 11 13 डॉट डॉट, ये भी अनंत तक होती है। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका परिभाषा किस तरीके से बनता है, जो संख्याएं 2 से ना कटे वो सारी की सारी विषम संख्या है, जो संख्याएं 2 से कटे वो सारी की सारी सम संख्याएं, जो संख्याएं 2 से ना कटे वो सारी की सारी विषम संख्या। किस तरीके से, देखिए क्या 3 2 से कटेगा, 5 2 से कटेगा, 7 2 से कटेगा, 9 2 से कटेगा, 11 2 से कटेगा, 13 2 से कटेगा, डॉट डॉट अनंत तक, इसका कोई और छोर नहीं है। इसका मतलब ये सारी की सारी संख्याएं कैसी, विषम संख्या है। क्वेश्चन ये पूछता है सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, सबसे छोटी विषम संख्या हमारी क्या है, 3 है। कौन सी है, 3 है। सबसे छोटी विषम संख्या हमारी कौन सी है, तो सबसे छोटी विषम संख्या हमारी 3 है। चलिए अगला चलते हैं भाज्य संख्या। देखिए अब यहाँ पे फिर इसके परिभाषाओं को ध्यान में रखना है। भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या जैसे हमने यहाँ पे देखिए भाज्य संख्या 4, ठीक है, 4 के बाद क्या हो जाएगा, 4 के बाद हो जाएगा आपका 5 नहीं होगा 6 हो जाएगा, 7 नहीं होगा 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा, 8 के बाद फिर 9 नहीं होगा, 9 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 15 के बाद 16 हो जाएगा। ये भी क्या है, अनंत तक, इसका भी कोई और छोर नहीं है। इसका मतलब क्या है, अगर आपसे कोई पूछे भाज्य संख्या क्या होती है तो आप क्या बताएंगे, आपको ये बताना है भाज्य संख्या, अगर आपसे कोई पूछे तो ये बताना है कि वे संख्याएं जिनके 3 से अधिक गुणनखंड हो, सॉरी वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणन हो, 3 से नहीं, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। मतलब वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो वह भाज्य संख्या कहलाती है। अब 2 से अधिक गुणनखंड का मतलब क्या है, देखिए जैसे ये 4 है, 4 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं, तो 4 को हम किससे किससे काट सकते हैं, 4 1 से कटेगा, 1 से सारी संख्या कटेगी, 4 2 से कटेगा, और 4 किससे कटेगा, 4 4 से भी कटेगा। तो देखिए 1 से 4 कटेगा ही, 2 से 4 कटेगा, 4 से 4 कटेगा। इसका मतलब इसके कितने गुणनखंड हुए, 3 हुए।
1, 2 और 4 इसके कितने गुणनखंड हुए? 3 गुणनखंड हुए। इसका मतलब क्या है? यह कौन सी संख्या है? यह एक भाज्य संख्या है। मतलब वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, वह हमारी क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। और जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, 2 के से न कम न ज्यादा, केवल 2 गुणनखंड, वह हमारी अभाज्य संख्या होती है। वो हमारी कौन सी संख्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। जैसे देखिए, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, सबसे छोटी देखिए 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया और 17 हो गया, 19 हो गया, डॉट डॉट, ये भी इन्फिनिटिव तक। कहाँ तक है? तो ये भी इन्फिनिटिव तक है। ठीक है, ये भी कहाँ तक है? ये भी इन्फिनिटिव तक है। कहने को मतलब देखो, दो के कितने गुणनखंड है? 2 के कितने गुणन, यहाँ देखिए 2 के कितना, 2 केवल 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। क्या इसके अलावा और कोई गुणनखंड है? नहीं है। इसका मतलब यह कौन सी संख्या है? यह एक हमारी अभाज्य संख्या है। 3 है, 3 किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा, उसके बाद 3 से कटेगा। मतलब इसके भी केवल 2 गुणनखंड है। कितने गुणनखंड है? केवल 2 गुणनखंड है। इसका मतलब यह भी क्या हो जाएगी? यह भी हमारी एक क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या हो जाएगी। यहाँ क्वेश्चन ये पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो जब आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 2 तो एक सम संख्या है, 2 एक सम संख्या भी है और 2 एक अभाज्य संख्या भी है। 2 एक सम संख्या भी है और 2 एक अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2 है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। क्यों 2 है? क्योंकि 2 के क्यों सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है? क्योंकि 2 के केवल 2 गुणनखंड है, उससे न कम न या ज्यादा। 3 के केवल 2 गुणनखंड है, 5 के केवल 2 गुणनखंड है। मतलब जिसके 2 से अधिक गुणनखंड वह हमारी भाज्य संख्या है, जिसके 2 गुणनखंड वह हमारी अभाज्य संख्या। तो ये आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हो हम आपको बताते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, 2 संख्याएं आपको और जानना है, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, इन सब चीजों को आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। पूछ लेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या। देखते हैं हम क्या देखेंगे, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या उसे कहते हैं मतलब ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके। देखिए इसकी जो परिभाषा है, क्या कहेंगे? ऐसी संख्या जिसे ठीक है, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, व्यक्त किया जा सके या लिखा जा सके। मतलब जैसे कि अगर 3/4 है, 5/6 है, 2/5 है, या 2 है, या 7 है, ये सारी की सारी संख्याएं कैसी हैं? तो सारी की सारी संख्याएं परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि देखो, ऊपर वाला p है तो नीचे वाला q है, ऊपर वाला p है तो नीचे वाला q है, ऊपर वाला p है तो नीचे वाला q है, ऊपर वाला p है तो नीचे कहीं नीचे कुछ है ही नहीं। देखिए, अगर 2 लिखा है, 5 लिखा है, तो हमेशा उसके नीचे 1 रहता है और 1 को कभी लिखा नहीं जाता। 3 चीजें ध्यान देना है। देखिए, अगर जैसे हमने 2 लिखा, 2 के नीचे देखिए 1 कभी नहीं लिखा जाएगा, आगे प्लस है ये कभी नहीं लिखा जाएगा, और इसके ऊपर 1 क्या इसकी घात होती है। ये 3 चीजें कभी नहीं लिखी जाती, इसको हमेशा ध्यान में रखना है। ये चीजें होती हैं लेकिन लिखी नहीं जाती। नीचे 1, आगे प्लस और बगल क्या होता है? 1, घात 1। ये चीजें कभी लिखी नहीं जाती, इसको हमेशा दिमाग में रखा जाता है। तो देखिए, यहाँ पे अगर 2 है तो 2 एक क्या है? ऐसा पूछेगा, क्या 2 एक परिमेय संख्या है? हाँ, 2 एक परिमेय संख्या, क्योंकि 2 के नीचे क्या 1 छिपा हुआ है, अर्थात 2/1 हम लिख सकते हैं। अब ऊपर वाला क्या हो गया? ऊपर वाला हो गया p और नीचे वाला q, ऊपर वाला p नीचे वाला q। तो ये सारी की सारी कैसी संख्याएं हैं? ये सारी की सारी परिमेय संख्या है। अब दूसरी चीज यहाँ पे ये भी ध्यान देना चाहिए कि इसका एक कंडीशन और है कि q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जैसे हम लिख दें 3/0, 3/0 क्या एक परिमेय संख्या है? तो गलत हो जाएगा। 3/0 एक परिमेय संख्या नहीं है। पूछेगा 5/0, मतलब अगर किसी संख्या के नीचे 0 आ गया तो वह एक परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है q 0 नहीं होना, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर q का मान 0 हो जाएगा तो आप जान लीजिए क्या हो जाएगा, q का मान अगर 0 हो जाएगा तो वह एक परिमेय संख्या नहीं होगी, परिमेय संख्या क्या हो जाएगी? नहीं होगी। तो आपको ध्यान देना यहाँ पे एक चीज है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके या जिसे बटे के रूप में लिखा जा सके, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, बशर्ते q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया आपका परिमेय संख्या। ठीक है,
ये क्या हो गया आपका परिमेय संख्या। अब क्वेश्चन आता है कि अपरिमेय संख्या क्या है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वही होगा जिसे p बटे क्यू के रूप में ना लिखा जा सके, जिसे p बटे क्यू के रूप में ना लिखा जा सके, ना लिखा जा सके, मतलब जिसे p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके वो तो परिमेय संख्या हो गई, जिसे p बटे क्यू के रूप में ना लिखा जा सके वो अपरिमेय संख्या। जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि 5/0 ये p बटे क्यू के रूप में है, देख p तो है लेकिन क्या यहाँ नीचे q है, नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यह अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे करणी में क्या हो जाएगा, करणी में अगर हम लिख दें करणी में 3, करणी में 3, करणी में 11, करणी में 7, या पाई का मान, ये सारे के सारे हमारे कौन सी संख्याएं हैं, सारी की सारी हमारी संख्याएं हैं अपरिमेय संख्याएं। कौन सी अपरिमेय संख्याएं, ये सारी सारी। अब कहेंगे पाई का मान 22/7 होता है, पाई का मान 180 अंश भी होता है। आप देखिए यहाँ पे हम मान नहीं रखेंगे, पाई केवल पाई को पाई मानना है, पाई का मान नहीं कि पाई का मान 22/7 हो। 22/7 अगर करेंगे तो ये तो परिमेय संख्या में चली जाएगी, क्योंकि ऊपर पी नीचे क्यों हो जाएगा। 1/180 करेंगे, नीचे 1 है ही, यह भी परिमेय संख्या में चला जाएगा। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पाई रखा जाएगा, पाई का मान नहीं रखा जाएगा। अगर पाई है तो पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर 22/7 है तो 22/7 एक परिमेय संख्या है। इसको ध्यान में रखना, बहुत गलतियां यहाँ पे होती हैं। ठीक है, अब लास्ट हमारा हमें देखना है, लास्ट क्या देखना है कि सह अभाज्य संख्या। क्या देखना है, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो ध्यान देना है, ऐसी दो संख्याएं जिसका मासा 1 हो, ऐसी दो संख्याएं जिसका मासा 1 हो। जैसे यहाँ पे 2 लिखे, ठीक है, 2 और 3, ठीक है, 5 और 7, ठीक है, 11 और 13, या 17 और 2। देखिए ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा 1 हो वो सारी की सारी संख्याएं सह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे ये देखो 2 और 3 का मासा क्या होगा, 2 और 3 का हम मासा निकालेंगे, 2 और 3 का मासा 1 होता है। कितना होता है, 1। कैसे निकला, इस चीज को जब हम मासा वाला चैप्टर मासा वाला सा पढ़ाएंगे वहां आपको हम बताएंगे किस तरीके से मासा निकाला जाता है। 5 और 7 का मासा कितना हो, 5 और 7 का मासा 1 होता है, 11 और 13 का मासा 1 होता है, और 17 और 2 का भी मासा 1 होता है। अगर दो संख्याओं का मासा 1 है तो वो दोनों संख्याएं आपस में सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ये, और एक चीज और ध्यान देना है, यहाँ पे पूछता है एक कैसी संख्या है, तो एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। और दूसरी चीज यहाँ पे ये ध्यान देना है, जितनी चीजों को हमने बताया, जितनी भी संख्याओं को बताया, इन संख्याओं को आप करना क्या है, इन सारी की सारी संख्याओं को आपको वीडियो को रोक रोक के लिखना है। अपने किताब में भी, अपने कॉपी में वीडियो को रोक रोक के लिखना है, और लिखने के बाद मेरी पहली वीडियो देखिए उसको रोक रोक के लिखिए, फिर दूसरी वीडियो देखिए इसको भी रोक रोक के लिखिए। अब इसके बाद मैं आगे आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको आगे और भी चीज़ों को लेकर के चलना है, जिससे कि आपकी मैथ जो वीक है वह धीरे धीरे मजबूत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है बिना बेसिक मजबूत की मैथ मजबूत नहीं हो सकती, इसलिए ये सारी सारी चीज़ें बेसिक हैं। अगली क्लास आपकी जल्दी आ जाएगी, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।